नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सतेश नैन अनफिल्टर्ड। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर। आज पॉडकास्ट में हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हरियाणा की राजनीति के ऐसे चेहरे हैं, ऐसे नेता हैं जो सत्ता में रहे या विपक्ष में, लेकिन जनता के बीच हमेशा रहते हैं। हर मुद्दे को जोर शोर से विधानसभा में और सड़क पर भी उठाते हैं। जी हाँ, आपकी मुलाकात करवा देते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला आईएनएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक धूम धड़ाके वाली रैली हुई थी रोहतक में, उसके बाद मेरी आपसे पहली मुलाकात हो रही है। आप दर्शकों से भी रूबरू हो रहे हैं उस रैली के बाद। उस रैली को लेकर बहुत विश्लेषण हुआ था, बहुत तरीके से कहा गया कि चुनाव नहीं, लेकिन लग रहा है कि चुनावी सरगर्मियां हो और वो तूफानी रैली, वो हलचलें सियासी ऐसी दिखी। विपक्ष ने अपने तरीके से किया उसका विश्लेषण, सत्ता पक्ष ने अपने तरीके से, मीडिया ने अपने तरीके से। आपने उसका आकलन कैसे किया, कहां खड़ा पाया आपने? एक वर्ष हुआ है चुनाव हुए और हमारी केवल 2 सीटें थी। वोट परसेंट भी कोई ज़्यादा नहीं, 5 के करीब रहा। लोग ये कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जितना उबरना चाहिए था इन पिछले 5 वर्ष में, वो उबर नहीं पाई। मीडिया के लोग भी, कांग्रेस के लोग भी, भाजपा के लोग भी कहीं ये कह रहे थे कि जेजेपी और आईएनएलडी दोनों अब बहुत दूर चली गई। लेकिन एक वर्ष हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, हमारी पार्टी के संगठन की लोगों के अंदर अपनी एक पहचान बनाना, एक वर्ष तक लगातार हमने केवल और केवल संगठन पे ध्यान दिया। सरकार की बेकायदियाँ, कांग्रेस की कमियाँ, कैसे बीजेपी का राज तीसरी बार बना, कौन इसके जिम्मेवार थे, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया। और जब लोगों के बीच में संगठन को लेकर के गए तो लोगों ने खुल करके हमें ये कहा कि अब केवल आपसे उम्मीद है और आप ही बदलाव ला सकते हो। हमने कहा कि चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाएंगे, अगर आप बदलाव चाहते हो तो फिर खुल करके उसमें चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आना और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत दे करके एक संदेश प्रदेश और देश में देना कि बदलाव हरियाणा से शुरू हो चुका है। हरियाणा ने अनेक बार बदलाव किए, ये पहला मौका नहीं है। हमने इससे पहले चौधरी देवीलाल ने सन 1987 में, जब ऐसे हालात थे प्रदेश के अंदर, कोई कह ही नहीं सकता था कि कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर हो जाएगी, क्योंकि 84 में इंदिरा जी की हत्या हो गई थी। और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को 450 से ज़्यादा सीट मिली। एक तरफा लहर थी कांग्रेस की, उस लहर को किसी ने रोका और किसी ने उस पार्टी को सत्ता से बाहर किया, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। हमारी पार्टी उन्हीं को आदर्श मानती है, उन्हीं की नीतियों पे चलती है। उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन में संघर्ष किया, उसी के साथ आगे बढ़ने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता करता है। उन्होंने न केवल प्रदेश में बदलाव लाया, बल्कि देश से भी कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था। आज लोगों को ये विश्वास है हरियाणा प्रदेश में कि अगर कोई बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेगी। कांग्रेस का तो असली चेहरा जो है सामने आ चुका। कांग्रेस को तो अब लोग नज़दीक से जान चुके, समझ चुके कि बहुत स्वार्थी लोग हैं, केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, केवल अपने आप को कैसे बचाया जाए, किस तरह से कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमज़ोर किया और ख़त्म किया, ये समझने की ज़रूरत है। आम नागरिक को समझने की ज़रूरत है, कांग्रेस को भी ये बात समझनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस जो है वो कांग्रेस नहीं है जहाँ किसी की
नेता की पहचान हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री बना, सबसे पहले जिसने उसकी सबसे ज़्यादा मदद करी उसको कमज़ोर किया उसने, शैलजा को, राव इंद्रजीत को और वीरेंद्र सिंह को। सबसे पहले भजनलाल को निकाला। जिस बंसीलाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मदद करी चौधरी देवीलाल के सामने चुनाव जितवाने में, उस बंसीलाल की पुत्रवधू को इसने कांग्रेस से बाहर करवाया। इसी ने वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस से बाहर कराया। इसी ने राव इंद्रजीत को कांग्रेस से बाहर कराया। इसी ने ही शैलजा और सुरजेवाड़ा को कांग्रेस से बाहर करने की षड्यंत्र किए। इसी ने ही अशोक तंवर को कांग्रेस से बाहर करवाने का काम किया। ये इसके जो जितने नज़दीकी रहे उन सब की जड़ें खोदता है। बिश्नोई परिवार भी अब बीजेपी में, बताओ ना, ये सब की जड़ें खोदता है। इसको केवल पुत्र मोह है, अपना लड़का दिखाई देता है, इससे आगे कुछ नहीं। इसलिए कांग्रेस जो है आज सत्ता से दूर चली गई। आज बीजेपी की तीसरी बार सरकार बन गई। इस सरकार बनाने में भी आपके पास, मैंने अनेक आपके ब्रॉडकास्ट देखे हैं, अनेक लोगों ने खुल के ये कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी पार्टी के लोगों को हराने के लिए विरोधी खड़े किए, विरोधियों की मदद करी, उनकी मदद लेकर के चुनाव हरवाने का काम किया। अनेक लोगों के नाम है मेरे पास जिनको जो जीतने वाले कैंडिडेट थे टिकटें नहीं दी गई और जिनको हराया गया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि इस चुनाव में लोग मुझे चल करके ये बात कहते थे हमें भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, इसलिए हम कांग्रेस को लेकर के आएंगे। आम आदमी की आवाज़ थी कांग्रेस किसी तरीके से बीजेपी को सत्ता से बाहर करे, लेकिन हुड्डा एंड पार्टी ने दोबारा फिर भाजपा को मौका दिया और कांग्रेस को जो है धरातल पे लाके खड़ा कर दिया। आपको ये भी एहसास हुआ लोगों के बीच जाकर कि लोगों में जो मायूसी थी, मुझे लगता है गुस्से ज़्यादा पहले उस वक्त मायूसी थी कि एक उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार आएगी, बीजेपी जाएगी सत्ता से, और उस मायूसी में कि वो नहीं हो पाया किसी कारण से, लोगों ने बहुत सारी बातें। अब लोग आपके साथ जुड़े, वो वैक्यूम है आपके पास। बीजेपी के प्रति बहुत बड़ा गुस्सा है लोगों में, उस वक्त भी था, आज भी है, उससे पहले था। उससे पहले जो सरकार बनी थी ये भाजपा की सरकार नहीं बनी। भाजपा की सरकार बनी थी केवल और केवल 2014 में। उसके बाद दोनों सरकारें जो बनी है ये लोगों ने बनवाई, उन लोगों ने बनवाई जो कहीं ये कहते थे भी हम तो भाजपा को देखना भी पसंद नहीं करते। पहले तो जेजेपी के लोगों ने सरकार बनवाई, जो नारे तो देते थे भाजपा को जमुना पार कर देंगे, देते थे कि नहीं देते थे ना, जो ये कहते थे बीजेपी तो खूनी पार्टी है, और उसी पार्टी के साथ मिलकर के 4.5 साल प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। उसके बाद उनको उन्होंने उस सत्ता से दूर कर दिया, लोगों में वो बदनाम हो गए, इस करके उनकी पार्टी का तो नामो निशान खत्म हो गया। झूठ और लूट बंद होगी इस प्रदेश में। दुर्घटना बता रहे हैं वो कि दुर्घटना हो गई। ये दुर्घटना नहीं है, ये सच्चाई है कि झूठ और लूट की दुकान ज़्यादा दिन चल भी नहीं सकती। दूसरा, अब की बार जो सरकार बनी है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाई है। अपने ही लोगों की टिकटें काटी, जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट नहीं दी, और जहां इसके अगेंस्ट किसी को इसके कहने की बजाय दूसरे किसी को टिकट दे दी, तो उसके सामने इसने पैरेलल कैंडिडेट खड़े करे और वोट कटवा करके उनको चुनाव हरवाया और भाजपा को जिताने का काम किया। बड़े चौधरी साहब, ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद ये बड़ा कार्यक्रम था आपका, बड़ी जिम्मेवारी थी और साबित भी करने का वक्त था कि कार्यकर्ताओं को कैसे में एक परिवार है उसको इकट्ठा करके आगे चलो, उसको मजबूत करूं। आपको अभी इस बात का विश्वास तो हो गया ना कि मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो विरासत थी उसको आगे बढ़ाया है, उसको मजबूत किया है, और उस कवि को जिसको लोग मानते थे कि चौटाला साहब के बाद पता नहीं हम किस तरह से राजनीतिक तौर पे आगे बढ़े, आज वो एक विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम बड़ी ताकत बन करके चौधरी देवीलाल के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सपनों को साकार करेंगे। वो झलक दिखी, वो जो कार्यकर्ताओं का उत्साह था। आप भावुक हो रहे थे? नहीं, जोश नहीं था कार्यकर्ताओं।
आप भावुक हो थोड़ा। नहीं, एहसास चाहे पार्टी के तौर पर नहीं, लेकिन अपने पारिवारिक तौर पर तो कमी महसूस होती है, क्यों नहीं होगी, हर वक्त होती है। लेकिन कांग्रेस में फिर आना चाहेंगे हम। कांग्रेस पार्टी में जब लंबे इंतजार के बाद करीब 1 साल हो गया था, नेता प्रतिपक्ष नहीं था, अध्यक्ष नहीं बदला गया था, अध्यक्ष को बदलने की मांग भी थी कि सालों से संगठन नहीं बना। राव नरेंद्र को जब जिम्मेदारी सौंपी, आपने एक बोतल से जिन निकाल दिया इनेलो ने। नहीं, जिन नहीं निकाला। आप ये देखो ना अभी कांग्रेस की हालत किस तरह की आज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर ईडी के मुकदमे चल रहे हैं, आज उसके ऊपर अनेक आरोप हैं। वो तो सीएलपी लीडर है। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? जिसके ऊपर सरेआम, जिसके ऑपरेशन हुए, जिसकी सीढ़ियां बनी, जो डिमांड कर रहा है मुझे 51 करोड़ रुपया दो, 50 करोड़ रुपया दो, मैं आपको सीएलयू करवा के दूंगा। वो आज इनका पार्टी का जो है अध्यक्ष, प्रदेश का अध्यक्ष है। उन लोगों को पार्टी अपना जिंदा रखना चाहती है, उन लोगों के सारे से जिन पे आरोप है, तो लोगों को विश्वास कैसे होगा? साफ छवि का आदमी चाहिए पार्टी चलाने के लिए। वो आदमी चाहिए जिस पे लोगों को भरोसा हो कि ये तुम्हारे लिए खड़ा हो सकता है। ये तो डाकू हैं, इनकी तो शरेआम जो है इनके खिलाफ आरोप है, चार्ज हैं, और उसके बाद आप ये चाहते हो कि भी हम फिर सत्ता में आ जाएंगे, फिर हमारी सरकार बन जाएगी। ये कैसे संभव है? हो ही नहीं सकता। पर ये फैसला तो आला कमान ने किया। नहीं, आला कमान ने फैसला लिया। हम तो कहते हैं बहुत अच्छा फैसला है। ऐसे लोगों के हाथ में जब पार्टी जाएगी तो और जल्दी ये लोग धरातल पे आ जाएंगे और हमारे ऊपर जो आरोप थे वो खत्म हो जाएंगे। मेरा सवाल ये था कि यहाँ रहते तो विरोधी आरोप लगाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन जब ये फैसले ऊपर से आते तो क्या लगता है आपको? तो ऊपर वालों से पूछो कि वहां पर कोई मिली भगत है। हाँ, कोई ना कोई रीजन तो होगा ही। अच्छा, हाँ, बिना रीजन के ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक जैसे ये जिन बाहर आया, सीएलयू सीडी कांड जब बाहर आया, इनेलो ने फिर से उठाया इस मुद्दे को। पहले भी इनेलो इसको लेकर गई थी लोकायुक्त के पास, और आप ये देखो, मैंने पहले दिन ये बात कही कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। अब ये चीजें साबित होती है। हमने जो सीडी वाला जो इशू था वो कांग्रेस के टाइम में दिया था। हाँ, वही मैं पूछ रही थी कि इतने साल बाद फिर कोर्ट में चालान पेश अब हुआ। सुनो ना आप, ये हमने कांग्रेस के वक्त में दिया, लोकायुक्त को सौंपा हमने। लोकायुक्त ने इसकी जांच जो है विजिलेंस को दे दी। 11 साल हो गए विजिलेंस के पास इसकी जांच को आए हुए। बीजेपी की तीसरी गवर्नमेंट बन गई, क्यों नहीं जांच हुई? किस लिए रोक के रखा? हमने अनेक बार इस मामले को लोक विधानसभा में उठाया। मैं अपोजिशन लीडर था उस वक्त, कई बार मैंने ये इशू उठाया। हमेशा लिपापोती की गई, हमेशा किसी ना किसी बहाने से उसको टालने का काम किया गया। अब 11 साल के बाद जब कोर्ट में एक आदमी का चालान पेश हुआ, तब इनको लगा कि अब तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अब जल्दी कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। हमने इसकी फिर दोबारा से हम कोर्ट में जाएंगे। हमने अपनी लीगल टीम की जिम्मेवारी लगाई है कि सारे इशू को अच्छे से दोबारा स्टडी करें। बाकी विधायक भी शामिल थे। हाँ, जो बाकी 4 और विधायक है, ये तो 2 का ही है अभी तो जी। राव नरेंद्र का है और उसका अपने जर्नैल सिंह का है। बाकी 4 और है, जिसमें एक बीजेपी का विधायक है 2 बार से, ब्याणा जो है। तो कहीं ना कहीं उस बीजेपी वाले को बचाने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला रखा। बीजेपी की सरकार को ये मिल करके दोनों जो है, बीजेपी और कांग्रेस मिल करके इस प्रदेश को खाने में लगी हुई है, कमजोर करने में लगी हुई है। अब आप देखो ना, किसानों का कितना बड़ा इशू है। हाँ। इस इशू के ऊपर कांग्रेस अपने आप को अपोजिशन पार्टी मानती है। मुझे बताओ, एक दिन भी गवर्नर से मिलने का टाइम मांगा? एक दिन भी कहीं कोई मुजाहिरा किया कि किसानों को लेकर के कोई ज्ञापन सौंपे गए? कहीं कोई चर्चा है? सिवाय अखबार में स्टेटमेंट के। अखबार में स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रेस नोट भेजते हैं, वो इनके छप जाते हैं। पानी में भी उतरे कुछ उनके विधायक। कौन उतरा? कौन उतरा? ये सिर्फ 25 तारीख की रैली तक उतरे। लोगों में तब तक गए थे जब तक 25 तारीख की रैली नहीं हुई थी। तब तक उन लोगों को रोकने के लिए कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े। लेकिन लोग नहीं रुके। लोगों ने कहा फसल तो फिर हो जाएगी, रैली 12 महीने के बाद आएगी। चौधरी देवीलाल का जन्मदिवस 1 साल बाद आता है।
नहीं, वो सिर्फ वो जो नेता पानी में उतरे ट्रैक्टर पर चढ़े, वो मैं उनसे सवाल भी किया मैंने बहुत सारे लोगों से कि आप सिर्फ ट्रैक्टर लेके वहां पे फोटो सेशन करवा के वापस आ गए। उसके किसानों से गांव वाले, अब क्योंकि इस बार गांव ज्यादा प्रभावित हुए, मकानों को ज्यादा नुकसान हुआ लोगों को, उनको मदद क्या की? तो कहते हैं तो सरकार हमें जो पैसा देगी वो देंगे। किसी ने अपनी तरफ से अपने कोष में से पैसा नहीं दिया किसी को भी, सिर्फ फोटो करवा के। आप कोष को छोड़ो, आप कोष को छोड़ दो। आप मुझे ये बताओ कि उन्होंने आकर के सरकार पे कहाँ दबाव बनाया? हाँ। कहीं दबाव बनाया तो बता दो। ट्रैक्टर पे चढ़ के खेतों में गेड़े मारा है, उससे तो काम नहीं चलता। पानी तो आज भी खड़ा है नहीं, आज खड़ा है तो ये दबाव केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बनाएगी। हमने आज गवर्नर से टाइम मांगा था, गवर्नर ने किन कारणों से हमारा दिया हुआ टाइम जो है ये कह करके आज इनकार कर दिया कि अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है, 5-4 दिन बाद बताऊंगा। हमने पूछा है गवर्नर से, आज बाकायदा चिट्ठी लिखी है कि मैं महोदय ये बताओ कि किस कारण से आप हमें क्यों नहीं मिले आज। ये हमारा कोई पर्सनल काम नहीं था, हम तो प्रदेश के किसान के लिए आपके पास आ रहे थे चल के। सरकार उनकी अनदेखी कर रही है, खाद नहीं दे रही, बीज नहीं दे रही, खेत में खड़ा हुआ पानी नहीं निकाल रही, मुआवजा नहीं दे रही, उनको पूरा जो MSP नहीं दे रही। आज ये बात हमने पूछी है उनसे बाकायदा तौर पे, उसका क्या जवाब आता है फिर उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है। IPS हमने तारीख तय करी है, 3 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी का कार्यकर्ता जाए, किसानों को साथ लेकर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जाएगा, डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम देगा, डिमांड करेगा सरकार से। उसके बाद भी अगर सरकार ने कोई चीज़ को अनदेखी करी तो फिर कोई और बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन हम ये खेत का पानी भी निकलवाएंगे, इस सरकार से नाक भी रगड़ाएंगे, दोनों काम करेंगे। जब ये पानी भरा हुआ था तब एक और शिकायत बड़े स्तर पर किसानों की तरफ से आई थी कि पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम है। किसान यहाँ से किसी गांव का रजिस्ट्री करता है हिसार से, तो मेवात के किसान पोर्टल में प्रॉब्लम है, हजारों करोड़ का घोटाला बताया गया। मैंने इस पोर्टल के ऊपर, आपको तो ध्यान नहीं होगा, विधानसभा के अंदर मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री था, उस पिछली सरकार की बात है, तब मैंने ये बात कही थी कि तुमने पोर्टल बना दिया। इस पोर्टल में सीधा सा ये है कि खेत मेरा है और उस पोर्टल पे फसल किसी ने चढ़ा रखी है, आके बेच कोई रहा है। बिल्कुल, कोई पंजाब से लाके बेच रहा है, कोई आपके यूपी से ला करके बेच रहा है। आप कैसे रोक दोगे उसको जब उसका? यही शिकायत अब भावांतर योजना, धान और सब जगह बाजरे को लेकर भी है। हाँ, कि ज्यादा दिखाया जा रहा है और कम दाम पे यूपी से खरीद के वो फायदा यूपी से आ रहा है, बिहार से आ रहा है। तो ये मुद्दे, ये सरकार की मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये सरकार मिली भगत के साथ ये सब काम कर रही है। इस सरकार तो ये भी दावा करती है कि आपको हैरानी नहीं है, हमारा मुख्यमंत्री बिहार में जाके कहता है मैं बिहारी हूं। मतलब इनको शर्म नहीं आती? आप किस पद पे बैठे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो? आप पद की गरिमा का तो ध्यान रखो। आपको अपना तो ध्यान नहीं है भी आप कौन हो, क्या हो, किस हैसियत में हो आप, लेकिन आप उस पद का तो ध्यान रखो। आप हरियाणा के लोगों की भावनाओं का तो ध्यान रखो। हरियाणा का आदमी क्या कहेगा कि हमारे यहाँ के ऐसे लोग मुख्यमंत्री बन गए जो किसी भी प्रदेश में जाकर के कुछ भी बोल सकते हैं। ये हो सकता है प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पे चल रहे, प्रधानमंत्री भी हर जगह जाके ये प्रधानमंत्री के पद चिन्ह है कि तुम जाकर निकाल लेते ना, हर जगह रिश्ता निकाल लेते प्रधानमंत्री अपना। वहां जाकर के कहते मैं बिहारी हूँ, तो फिर चला जाए यहाँ छोड़ के। यहाँ क्या कर रहे थे, क्यों हरियाणा को बर्बाद कर रहे हो? बिहार में जाओ, वहीं जाके घर बनाओ, वहीं बसो, रहो। आपको नहीं लगता ये वोट बैंक की राजनीति, लाखों ये वोट बैंक की राजनीति नहीं, ये गिरावट है राजनीति की। ये राजनीति में गिरावट है सही मायने में। अब लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए भी ऐसे लोगों को तुम सत्ता में रखोगे तो फिर प्रदेश कहाँ चला जाएगा। IPS पूरन कुमार का मामला बहुत गरमाया। सरकार एक तरफ कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी करप्शन को लेकर, फिर इतने बड़े स्तर का अधिकारी इतने गंभीर आरोप लगा के सुसाइड जैसा एक्सट्रीम लेवल पे एक स्टेप उठाता है। इसकी जांच होनी चाहिए। हमने पहले दिन ही कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, CBI से जांच कराई जाए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो, डे टू डे उनकी निगरानी हो, सच सामने आना चाहिए क्यों सुसाइड हुआ। एक नहीं 2 सुसाइड हुए, दूसरा जो संदीप का हुआ उसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कई तरह की बातें इस बीच में उठी, मैं इस पे कोई रिएक्शन नहीं देना चाहता, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो,
सिटिंग जज की मौजूदगी में हो और सीबीआई जांच करे। आपको नहीं लगता कि संदीप के सुसाइड के साथ ये पूरा मामला डाइवर्ट हो गया, करप्शन? मैं कोई रिएक्शन नहीं देना चाहता, मैंने बताया ना आपको। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी आई कि एक प्रतिनिधिमंडल गया था मुख्यमंत्री से मिलने, अधिकारी वहां पर मौजूद थे। वहां जब वो उनके एक सदस्य बाहर आए मीडिया में, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ये बात हमारे सामने बोली है कि चपरासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता मैं। कुछ चीजें मान के चलो, आप लोगों को ये सोचने पे मजबूर करती है। जैसे संदीप का सुसाइड था, उसके सुसाइड के ऊपर चीफ मिनिस्टर चलो उनके घर चला गया। मनोहर लाल खट्टर का आना और वो पीजीआई में जाना पोस्टमार्टम के टाइम पे लोग उस पर चर्चा करते हैं। इसलिए जांच जरूरी है, निष्पक्ष जरूरी है। गवर्नर का संदीप के घर जाना, रोहतक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जा करके मिल करके ये कहना कि इसके लिए जॉब देखो संदीप की वाइफ के लिए, मतलब ये चीज़ें ना, ये मैं नहीं कह रहा, लोगों ने कहीं इस बात को एक चर्चा का आज विषय बना रखा है। इसलिए जांच बहुत जरूरी है, निष्पक्ष जांच जरूरी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी परिवार को, संदीप के परिवार को, पत्नी को मतलब नौकरी की घोषणा नहीं करते। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आकर घोषणा करते हैं कि वो सरकारी नौकरी देंगे और बच्चों का पालन पोषण करेंगे। इसीलिए डम्मी कहा मैंने इसको कि हमारा मुख्यमंत्री जो है वो डम्मी है। इसीलिए तो कहा था ना, मुख्यमंत्री अपनी तरफ से कोई चीज कह ही नहीं सकता, हर चीज ऊपर से पूछनी पड़ती है। और डमी क्या होता है? आपकी राजनीति पे आते हैं, आप बार बार एक बात कहते हैं कि मैं सीधा सीएम बनूंगा। इसको लेकर भी लोग कहते हैं कि आपके पास उतने विधायक हों, वैसी चीज हो, वैसी मजबूती हो आपके पास, तो आएगी। ये आपने देखा नहीं रोहतक रैली में, रोहतक की रैली के बाद आपको ये एहसास नहीं हुआ कि बहुत बड़ा चेंज होगा? ये शुरुआत है, अभी आप देखना। अभी जब मैं पूरे प्रदेश में निकलूंगा उस वक्त बहुत हालात बदलूंगा। आज कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन सैकड़ों की संख्या में लोग अलग अलग राजनीतिक दलों को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल ना होते हों। आज भी उचाना हल्के के लोगों ने आकर के फिर ज्वाइन किया। ये हमारे वो साथी हैं जो पहले हमारे साथ थे और किसी वजह से गुमराह हो गए थे, अब वो फिर से आएंगे। जब मैं गांव में निकलूंगा, गांव के गांव तब्दील हो जाएंगे, आप देखते जाना। बहुत बदलाव लाऊंगा, लेकिन बहुत बड़ी लड़ाई लड़ूंगा और बहुत मजबूती के साथ लड़ूंगा। बच्चे बच्चे की जबान पे INLD का नाम होगा। एक और बहुत मुद्दा बार बार उठाया जाता है जब बी टीम की बात आती है। आप कहते हैं कि कांग्रेस बी टीम है, जेजेपी बी टीम रही, लेकिन वो तो आपके सामने है, ये उदाहरण है। हाँ। मैं कहता नहीं हूँ जी। आप ये देखो, जेजेपी ने बीजेपी की सरकार बनाई कि नहीं बनाई, तो बी टीम कौन हुआ? देखिए मनोहर लाल जी कह रहे हैं हमारी सारी बी टीम है। मैं पूछता हूँ कौन हो? मनोहर लाल तो क्या कह देगा पता नहीं। मनोहर लाल के पास तो किसी बात का जवाब है ही नहीं। मनोहर लाल तो कल परसों ये भी कह के गए हैं कि मुख्यमंत्री डम्मी नहीं है, कह के गए ना। मनोहर लाल बोल के गए। हाँ, कह के गए ना। क्या जरूरत थी उसको ये बात करने की, जब उसको पता है भी तैने बना रखा है डम्मी इसको, सारी चीजों का पता होते हुए। आप खुद ये चीज बताओ कि जेजेपी की वजह से बीजेपी की सरकार बनी कि नहीं बनी? 5 साल रहे कि नहीं रहे सत्ता में? है? लेकिन ऐसा मुझे जवाब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। लेकिन तो फिर आप ये बताओ कि फिर ये बात वो जब कहते हैं आपके सामने कि भाई ये बी टीम है, तो आपको बी टीम, आप तो साबित हो चुके हो भाई। आप तो सरकार में रहे हो, आपने तो लूट के खाया है प्रदेश को 5 वर्ष तक। फिर आपको ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती कि आप क्या कह रहे हो? आज कांग्रेस के लोग कहते हैं बी टीम रे टीम की बात है, हुड्डा का लड़का करता है या कोई उनके एक आधा तीसरा और करता होगा। आप मेरे सामने जाकर के बैठाओ, प्रेस को बुला लो, वो ये साबित कर दें कि वो बी टीम नहीं है, मैं राजनीति छोड़ के घर चला जाऊंगा। या मैं ये साबित कर दूंगा कि बी टीम है और आप सब लोग मान लोगे कि हाँ ये बी टीम है, इन्होंने ये काम किए हैं, तो फिर उनको ये बात कहनी छोड़ देनी चाहिए, राजनीति से संन्यास भी ले लेना चाहिए। सामने तो है,
पीठ के पीछे से कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उस बात का कोई तंत्र नहीं है। कैमरे पे बहुत बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं मेरे सामने आ जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसका बेटा, खुला चैलेंज करता हूं मैं कि सारी प्रेस आपके हरियाणा की खड़ी हो और हम आपस में आमने सामने बैठे हों, वो मेरे सवाल का जवाब दे दे या वो मेरे से कोई सवाल पूछे, मैं जवाब दे दूं। ये चीज तो तब होगी ना। अभी आप रोज ये बात सुनने की बजाय आप उनसे कहो कि चैलेंज स्वीकार करते हो। अगर वो चैलेंज कहते स्वीकार करते हैं तो फिर दूध का दूध पानी का पानी से एकदम से हो जाएगा। अगर नहीं करते तो इसका मतलब वो चोर है, भाग रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि वो करें आपका चैलेंज एक्सेप्ट। वो केवल पीठ के पीछे से बाहर तो कर सकते हैं, पर सामने आकर के खड़े होने की हिम्मत नहीं है उनकी। नहीं, वो वार इस तरह से भी कर रहे थे रोहतक रैली के वक्त में कि बीजेपी ने आपको उठाया हुआ है, बीजेपी फंडिंग कर रही है, बीजेपी का सपोर्ट है, इसलिए रोहतक को चुना, हुड्डा को गालियां दी जाती हैं, बार-बार बुलवाया जाता है। आप मुझे ये बताओ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस बात का फैसला करेगी कि नहीं करेगी कि हमने चौधरी देवीलाल का जन्मदिन कहाँ मनाना है? ये हुड्डा तय करेगा, ये बीजेपी तय करेगी या कोई और करेगा? ये हम तय करेंगे। हमने फैसला लिया था कि अब की बार रोहतक में करेंगे, अगली बारी भी जब फैसला लेंगे तो आपको बुलाएंगे। हम बाकायदा तौर पे अपनी पार्टी की मीटिंग करते हैं, उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के हमारे पदाधिकारी आते हैं, स्टेट बॉडी के सारे पदाधिकारी होते हैं, खुल करके उनसे पूछते हैं कि बताओ भी अब की बार चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन किस जिले में मनाना है हमने। वो जब बताते हैं, डिमांड करते हैं, कभी हिसार के लोग करेंगे, कभी भिवानी के करेंगे, कभी रोहतक के करेंगे, कभी कोई और जिले के करेंगे, हमें उन्हीं जिलों के हिसाब से करते हैं। पिछली बार जींद के लोगों ने कहा तो उचाना में किया, उससे पहले कैथल के लोगों ने कहा तो कैथल में किया, अब की बार रोहतक के लोगों ने डिमांड करी तो रोहतक में किया, अगली बार कोई और जिला डिमांड करेगा वहां मनाएंगे। लेकिन कुछ फैसला तो हम करेंगे, इसके लिए उनको क्या दिक्कत है? वो क्यों तकलीफ मानते हैं इस बात की? आपके कद का और बढ़ना, पार्टी का उभरना, वो भी चुनाव के ठीक 1 साल के अंदर, ये दिक्कत हो सकती है। अरे भाई, मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा, वो मुझे कैसे रोक लेंगे? जब लोग बनाएंगे तो कैसे रोक लेंगे? बताओ क्या तरीका है? और अपने दम पर इनेलो की इनेलो के दम पे बढ़ेंगे और क्या? हम किसी का सहारा नहीं लेंगे, हम तो अपने दम पे आएंगे। रणजीत सिंह चौटाला का बयान बटोरा था, उन्होंने फिर कोशिश की थी, फिर कहा कि बड़बोले हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक वक्त था चौधरी देवीलाल जो महम कांड की वजह से सरकार चली गई, रणजीत चौटाला, तो उन्होंने कहा कि आप एक है ना किताब है वो पढ़ लेना, चौधरी रणजीत सिंह कौन है, क्या है, आपको सारी बात की जानकारी मिल जाएगी। मैं उन लोगों का नाम लेना भी पसंद नहीं करता। मैं आपको किताब का नाम बताऊंगा, उस पर पेज नंबर बताऊंगा, 295 नंबर है पेज। अच्छा, आपने याद? हाँ, और इस गूगल पे है वो बुक्स है जो, बता दो, मैं भी पढ़ लूंगी। मैंने भी आप जरूर पढ़ना, बाकी लोग भी पढ़ लें। नहीं, आप जरूर पढ़ना। मैं वो सारा खुलासा जब करूंगा तब रणजीत सिंह की असलियत का आप लोगों को पता लग जाएगा कि रणजीत सिंह क्या चीज़ है, रणजीत सिंह किसका एजेंट था और किसका एजेंट रह करके किस किस तरह के काम किए उन्होंने। वो उस किताब में लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं बनाई किताब। किताब भी एक आईबी के ज्वाइंट सेक्रेटरी था, आईबी का, इंदिरा गांधी के टाइम में, उसके द्वारा लिखी हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जब आप मुझे आप बुक बताएंगे। हाँ, मैं उसका नाम भी बता देता हूँ बुक्स का, आपको भी नाम मेरे भी ध्यान नहीं आ रहा। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं आपको नाम बता दूंगा उसका, बिल्कुल बताएंगे, आप जरूर लिखना। और वो पेज लगा करके आप दिखाना भी लोगों को, लोग भी पढ़ लोगे रणजीत सिंह के बारे में। ये छटपटाहट है उस तरफ की, मैं फिर से आपको उस जगह लेके जा रही हूँ, मैं परिवार में नहीं जाना चाहती, लेकिन क्या ये छटपटाहट है आप पार्टी का फिर से मजबूत होना, आपका कद उठना, वो अब उनके पास कुछ है नहीं? अरे मैं को झूठ लूट की दुकान बंद हो रही है भाई, खत्म होगी बात। और जो आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहे कि आप उनको परिवार में भी शामिल नहीं कर रहे। अरे भाई, मेरी बात सुनो, ये मेरी पार्टी का फैसला है, ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है, ये मेरे परिवार का फैसला है, मेरा अकेले का फैसला नहीं है। परिवार में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मेरे परिवार में सिर्फ अजय सिंह और रणजीत सिंह नहीं है, उसके अलावा परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उन सब का फैसला है, मेरा अकेले का फैसला नहीं है ना। मैं इन बातों को बारी बारी करना चाहता, और आप भी आइंदा से इस चीज पे कांटा मारे तो बहुत अच्छी बात नहीं। मैंने तो कांटा मारा, मैं परिवार पे गई नहीं कि एक अटकलें लगेंगी कि नहीं लगेगी, कांटा मार के रखो। हाँ, और बात करो। 1 साल हो गया नायब सिंह सैनी को, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, कैसे आंकते आप? 10 में से नंबर अगर देना चाहे कितने नंबर देंगे? डम्मी आदमी को नंबर होते हैं क्या? पार्टी सरकार को दे दो। कौन सी सरकार?
डम्मी लोगों के हाथ में कभी सत्ता रही है, कभी सरकार चली है, उस सरकार को आप नंबर कैसे दे सकते हो? जिस सरकार में किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, व्यापारी 6 बजे अपनी दुकान बंद करके घर चला जाता है, घर से बाहर औरत शाम को निकल नहीं सकती, आप उसको नंबर देने की बात करते हो? ये नंबर देने लायक लोग हैं? कोई उपलब्धि नहीं सरकार की? कोई आपके सामने उपलब्धियां, ये मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ। रोज कत्लेआम हो रहा है, रोज अपहरण हो रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, कितनी डकैतियां होती है, कितनी जगह थ्रेट आती है, उन लोगों को भी नंबर देने की बात है। एक बहुत पुराना वीडियो वायरल हुआ, जब हम बैठे बातें कर रहे हैं, बड़े चौधरी साहब ओम प्रकाश चौटाला का, उन्होंने बिहार को लेकर बोला था कि मैं बिहार को जानता हूँ, वहाँ के लोगों को जानता हूँ, मैं उन्हें यहाँ नहीं आने दूंगा। मतलब इस तरह का वो शांति प्रिय प्रदेश चाहते थे। आप ये देखो, लेकिन आज के मुख्यमंत्री कहते हैं मैं बिहारी हूँ। नहीं, आज का मुख्यमंत्री तो कहता ही मैं बिहारी हूँ। जो बात उसने कही है उससे साबित हो गया कि ये उस पद को कितना ज़्यादा कमज़ोर कर सकते हैं। यहाँ तो पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी बिहार से ला करके लगाया हुआ है। यहाँ जितनी भर्तियाँ हुई है आप उठा करके देख लें, उसमें 60-70% लोग बिहार के शामिल हैं। हम ये नहीं कहते बिहार के लोगों को सर्विस ना मिले, लेकिन हमारे बच्चों की अनदेखी क्यों? क्या मतलब? सिर्फ कि बिहार में चुनाव है तो आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? बस, मतलब हरियाणा के हित सर्वोपरि नहीं? नहीं, इनको हरियाणा से कोई मतलब ही नहीं है। इनको सिर्फ गद्दी चाहिए बेचारों को। ये हरियाणवी नहीं है। एक चीज जिसपे आप अभी तो खुलकर नहीं बोले, मैं चाहती हूँ कि कोशिश कर रही हूँ मैं आपसे सवाल पूछे कि आप उस पर बोलें। उपराष्ट्रपति हमारे धनखड़ साहब, उनका जो एपिसोड हुआ बहुत सडन हुआ कि ये खबरें तक आई कि लड्डू मंगवा रखे थे उन्होंने और अचानक से फिर शाम को रिजाइन कर देते हैं सेहत का हवाला देके। मेरी इस मामले में उनसे अब तक बात नहीं हुई, मैं आपको सही बताता हूँ। अब मैं मिलूंगा 1-2 दिन में उनसे, तब जरूर उनसे पूछूंगा कि क्या कारण है, फिर बताऊंगा आपको। बीजेपी क्या जाट नेताओं का इस्तेमाल करती है सिर्फ अपने फायदे के लिए और फिर यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी पे चलती है? बीजेपी ने तो हर कौम को यूज एंड थ्रो वाली बात रखी है, केवल जाट को नहीं। जहां जैसी स्थिति है उस तरह का दाव खेलते हैं, धनखड़ उस तरह की भाषा बोलते हैं। धनखड़ साहब अभी भी आपके साथ वही फार्म पे ही है? हाँ, बिल्कुल वही है। कोई चर्चा नहीं हुई, राजनीतिक चर्चा आपके साथ? इन दिनों में मिला भी नहीं, मैं काफी टाइम हो गया। और रैली में आने को लेकर भी कहा कि रैली में आएंगे, वो नहीं आ पाए? कोई ऐसी बात हुई नहीं थी। अच्छा, संपत सिंह वहां पर आए थे तो तब लगा कि कुछ और नेता भी उनके साथ आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं क्या? समय का इंतजार करो। नहीं, थोड़ा 2 मिनट और मैं आपके लिए, बहुत स्केड्यूल आपका बिजी है। संपत सिंह मायूस है, मैं कह रहा हूँ समय का इंतजार करो। आप इंतजार तो करो किसी चीज का। बड़े धमाके होने वाले हैं। आपकी जल्दी और आपकी करने कहने से कुछ नहीं होने वाला। जब समय आएगा सब कुछ होगा। मैंने आपको बताया कि आने वाला समय केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। केवल लोगों का विश्वास अगर किसी राजनीतिक दल पे होगा और रहेगा तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। चलिए, मैं पॉडकास्ट के आखिर में आपसे 1-2 सवाल करना चाहूँगी। प्रदेश की राजनीति पे हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं, लेकिन चर्चाएं ये भी कि बीजेपी को फिर भी कितना कुछ करके भी कोई भी दल कमजोर नहीं कर पाया है। जनता के चाहने के बावजूद भी आप भी अभी लगे हुए लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से। अरे बीजेपी कमजोर कैसे होगी आप ये बताओ? जो बीजेपी को गाली देता है वो जाके बीजेपी की गोद में बैठ जाता है, वो जाके बीजेपी की सरकार बनाता है। आपसे डर नहीं लोगों को इस बात का? डाउट नहीं करते लोग आप पर? मैं पूछूं अगर वो आपको आज मजबूत करे, आपके हाथ मजबूत करें, आपका कद बढ़ा रहे हैं, तो लोगों में डर नहीं होगा? मैंने बहुत खुल करके पहले भी कहा, आज भी कह देता हूं, मैं ना तो कांग्रेस से हाथ मिलाऊंगा, ना बीजेपी को नजदीक फटकने दूंगा अपने। मैं लोगों के विश्वास पर सरकार बनाऊंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस मुंह से ये कहता है कि अभय सिंह ने हमें वोट नहीं दिया? किस मुंह से वोट मांगता है? जिस आदमी ने मेरे बाप को 10 साल जेल की सलाखों के पीछे का एक षड्यंत्र के तहत, वो ये उम्मीद करता है मेरे से कि मैं उसको वोट दे दूंगा। बीजेपी मेरे से ये उम्मीद करती है कभी? और लोग ये कैसे सोच सकते हैं? जिन्होंने मेरी पार्टी तोड़ दी थी, जिन्होंने मेरे एमएलए को डरा धमका करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था, जो हमारे बड़े बड़े राज को बिगाड़ गए थे, जिन्होंने मेरा परिवार तोड़ दिया, वो मेरे से उम्मीद करते हैं कि मैं कभी उनके साथ जाकर के हाथ मिला रहूं। मेरे तो मौका मिला तो मैं इन सब की पोल खोलूंगा। सत्ता में आने के बाद इन्होंने कैसे प्रदेश को लूटा, वो सारी चीजें लोगों के सामने लाऊंगा। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन, क्योंकि आप उस पद पर रहे, आप नहीं बोलना चाहते? ना, छोड़ो। सर्टिफिकेशन वाला मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। छोड़ो, कोई और बात करो अगर आप बोलना चाहें। नहीं, कोई इशू नहीं है। नहीं, खत्म कर दिया स्पोर्ट्स,
कहाँ है स्पोर्ट्स? कितने बच्चे आज बेचारे सड़कों पे धक्के खाते घूम रहे हैं। हमारे वक्त के अंदर जो स्टेट खेल लिया करता था उसको जॉब मिला करती थी। आप उदाहरण उठा करके देख लें कि जिसने स्टेट में पार्टिसिपेशन कर लिया, जिसकी स्टेट में पोजीशन थी, उसको नगद पुरस्कार भी दिए और उसको नौकरी भी दी। आज कुछ नहीं, आज तो सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों पे भी राजनीति हो रही है, उनके भी जाति देखी जाती है। जो रोज बच्चे अब रशिया से आ रहे हैं, कभी अमेरिका से आ रहे हैं, अमेरिका से अब फिर से डिपोर्ट होकर बच्चे आए हैं। ये शर्म की बात है। 604 पहले हरियाणा के युवा आए थे। 18 से ये 40 बहुत शर्म की बात है कि हमारे युवा को रोजगार नहीं मिला, उसको मजबूर होकर के देश छोड़ करके बाहर जाना पड़ा। आज उनको बेड़ियों में जकड़ करके, हथकड़ियाँ पगों में बेड़ियाँ डाल करके ला करके एयरपोर्ट पे फेंक दिया जाता है। और हमारी सरकार जो है मुख दर्शक है, चुपचाप है, तमाशा देख रही है। अमेरिका जैसे मुल्क को, श्रीलंका जैसे मुल्क ने आंख दिखाई, उन्होंने अपनी हवाई पट्टी पे उनको जहाज को उतरने तक भी नहीं दिया, और यहाँ ये बोलते हुए नहीं। अभी जब हम बैठे तब भी कुछ देर पहले एक न्यूज़ आई, ट्रंप ने बताया कि मैंने उनको टैरिफ की धमकी देकर जंग रुकवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर फिर से बोला है। प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए, बताना चाहिए कि धमकी देकर ऐसे शब्द। नहीं, वो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए ना। क्यों, किस बात से लिए चुप है, क्यों नहीं जवाब दे रहे? जवाब दो। ट्रंप बोल रहा है तो उसको जवाब दो, उसी की भाषा में दो, ताकि देश के लोगों को पता लगे। जवाब तो देना ही चाहिए। एक एसआईआर का मुद्दा है, 2 सवाल मेरे। एसआईआर 12 और राज्यों में होगा, चुनाव आयोग ने डिक्लेयर करे, इस पे आपका क्या स्टैंड है? इलेक्शन कमीशन तो बिकाऊ है, बिकाऊ नहीं, मतलब एक तरह से सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, जबकि निष्पक्ष होना चाहिए। आप उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकते। कांग्रेस वोट चोरी को लेकर भी हस्ताक्षर अभियान चला रही, जगह जगह वोट चोरी का वोट चोरी हुई है। वोट चोरी का उदाहरण मैंने आपको दिया तो था भी कि कैसे वोट चोरी की कांग्रेस ने। हुड्डा ने अपनी पार्टी के लोगों को हराने के लिए अपने दूसरे साथियों को खड़ा कर दिया, तो वोट लेके कि चोरी हो गया कि नहीं हो गया है? हुड्डा से पूछो राज्यसभा में वोट चोरी किसने किया था, कितने वोट चोरी कराए थे, बता देगा आपको, उसको पता है। बैलेट पेपर किसने खाली छोड़ा था, किसकी मदद कर रहे थे। खुद ने ये बात स्वीकार करी थी कि मैंने उस वक़्त चंद्रा की मदद करी। चंद्रा बीजेपी का उम्मीदवार था, तो बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है या मैं हूँ? हम तो आर के आनंद को खड़ा कर रहे थे बीजेपी के सामने, हमने तो अपना एक एक वोट उसको दिया था, और कांग्रेस ने अपना वोट बीजेपी को दिया। तो कौन है बी टीम? आए तो श्री सामने मेरे एक दिन एन तसल्ली करा दूं, बाप बेटों की दोनों की, और प्रदेश के लोगों को खड़े होकर के इस बात के लिए मजबूर कर दूंगा कि इनसे ये सवाल करो, पूछो कि तुम एक्चुअल में किसके एजेंट हो। मतलब कितना बड़ा धोखा प्रदेश के लोगों के साथ किया है, सोच भी नहीं सकते। उस वैक्यूम को अब आप कवर अप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका। और वो जुबान के धनी वाला जो टैग आपके कार्यकर्ता देते हैं, अब दूसरी पार्टियों से आए कार्यकर्ता भी कह रहे कि जुबान के धनी हैं तो जाके देखते हैं। लोग आपको फिर से आजमाना चाहते हैं, और आजमाया उसको जाता है जिसमें लोग विश्वास अगर मेरे होता है। पे विश्वास करेंगे तो मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा, उन्हें दोबारा ही मौका नहीं दूंगा। दूसरे लोगों की तरह जिस तरह उन पे उंगली उठा सकते हैं, मेरे ऊपर उंगली नहीं उठेगी कभी। लेकिन एक संशय लोगों में ये है कि क्या फुल मेजोरिटी के साथ? संशय नहीं है, ये सिर्फ आप पैदा करते हो, सिर्फ आप पैदा करते हो, कोई संशय नहीं। लोग खुल के हमारे साथ हैं, सब संशय खत्म है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी और आपकी पार्टी के लिए। चलो, बहुत धन्यवाद आपका।